हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम अपने मिडीवल के लेक्चर सीरीज में बलबन एंड हिज सक्सेसर यानी बलबन और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश उनके सक्सेसर उनके बारे में भी बात कर चुके हैं। आप हमारे ऐप बीएचयू वाले पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं और आप वीडियोस देखिए भी हम कहेंगे, क्योंकि आपको अगर एक सीरीज में पढ़ना है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि सब लिंक करता है पीछे। क्योंकि एक स्टोरी की तरह है, तो आप उनको ज़रूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और CUT PG 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप BHU वाले को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलिए हम बलबन और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में बात करते हैं। अगर बात करें बलबन की, तो बलबन से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बलबन, जो कि किसके बाद, नासरुद्दीन महमूद के बाद शासन में किया उसने, और कब से कब तक, 1265 से 1287 यानी 1265 से 1287 तक उसने रूल किया। इससे जो नासरुद्दीन महमूद था, वो वो शासक जो उसने शासन किया, हम इससे पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि वो कैसे सत्ता में आया, कैसे बलबन और उसने मिलकर वो सत्ता ग्रहण की। और बलबन का उसके पीरियड में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और बलबन चालीसा, जो कि किसने गठन किया था, इल्तुतमिश ने, उसका भी एक महत्वपूर्ण पार्ट था। तो बलबन का मूल नाम क्या था, बाहुद्दीन। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था। और ये इल्तुतमिश का एक स्लेव था, उसका स्लेव था। और उससे पहले मंगोलों ने उसको कहा, जमालुद्दीन को बेच दिया था। उसके बाद में उसने इल्तुतमिश ने खरीद लिया था, इल्तुतमिश जिसका वो स्लेव था। बलबन शासक बनने के पर उसने क्या उपाधि ली, गियासुद्दीन। तो आप इसको याद कीजिए, पूछ लेता है एग्जाम में कि बलबन ने जो शासन ग्रहण किया तो उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। और बात करें तो बलबन भी एक इल्बरी तुर्क था। अगर कुतुबुद्दीन को अगर एक तरफ करें, तो उसके बाद जो इल्तुतमिश से जितने भी उसके उत्तराधिकारी यानी वो इल्बरी तुर्क थे। और कहते हैं कि उसने दूसरे द्वितीय इल्वरी वंश की स्थापना की, और इसके वंश को हम क्या कहते हैं, बलबनी वंश। बलबन ने सुल्तान बनने से पहले, जैसे मैं बता ही रही थी, कि 20 वर्ष तक उसने नासुद्दीन के समय में वजीर के पद पर रहा। और उसने सुल्तान की शक्ति को भरपूर इस्तेमाल किया, कि सत्ता जितना भी शासन था वो वही चला रहा था। नासुद्दीन सिर्फ एक नाम का शासक था। तो थ्योरी ऑफ किंगशिप, तो बलबन ने क्या दिया, किंगशिप का थ्योरी यानी कि राजत्व का सिद्धांत उसने दिया था। तो क्यों बलबन को राजत्व के सिद्धांत की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो आप देखे होंगे, तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से जो जितने भी चालीसा जो नोबल थे, जो अमीर थे, वो किस तरीके से शासक बना रहे थे। मतलब वो पूरा उनका रोल था, वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि वो ही पूरा रोल प्ले कर रहे थे, वो ही रूल कर रहे थे एक तरीके से। तो अब बलबन भी उस चालीसा का एक भाग था। अब ये जानता था कि जैसे साजिश करके ये आया है, तो अगर ये मतलब जो ये सुल्तान का पद है उसको वो इतना मजबूती नहीं बनाएगा, तो हो सकता है कि वो भी फिर उन साजिशों का शिकार हो जाए। तो उसने एक थ्योरी दी, जो क्या बोलते हैं उसको, जो किस पे बेस्ड थी, ब्लड और आयरन पॉलिसी, यानी कि लौह एवं रक्त की नीति। जो किस पे बेस्ड थी, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर। यानी कि वो उससे क्या ड्रॉ करता था, प्रेस्टीज ड्रॉ करता था, कि उसने बताया कि कितना पावरफुल वो एक सुल्तान का पद है, और उसको ऐसे ही कोई उसको क्लेम नहीं कर सकता। तो इसलिए उसने किंगशिप का थ्योरी दिया। उसके उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग, वो क्या है, नियाबत खुदाई, यानी ईश्वर जो है, अल्लाह, अल्लाह का वो प्रतिनिधि है। और जैसे अल्लाह को कोई इसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकता, ऐसे ही वो कोई सुल्तान पर के पद की तरफ भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसकी तरफ कोई सवाल नहीं कर सकता। तो ये पूछ लेता है कि एक तो उसका थ्योरी कि क्या उसको बोलते हैं, तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, या कहें लोह एवं रक्त की नीति उसने दी। और ये भी पूछ लेता है नियाबत खुदाई, इनफैक्ट उसका अर्थ भी पूछ लेता है कि नियाबत खुदाई का अर्थ क्या होता है, तो ईश्वर का प्रतिनिधि। तो नायब खुदाई वो था। और कहने के लिए पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है, यानी कि पैगंबर के बाद, क्योंकि वो उसका प्रतिनिधि है, तो सबको उसका शासन मानना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। और वो क्या कहता है अपने बेटे बुगरा खान उसका बेटा था, उसने उससे कहा कि जो राजा है उसमें देवत्व का अंश होता है।
और उसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। यानी राजा कितना मजबूत उसका पद है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी तरफ कोई उंगली नहीं कर सकता, और अगर कोई उस सवाल उठाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, मृत्यु। तो इस तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत किया। और अगर बात करें कि जो ये इसने थ्योरी दी थी उसको किसने डिस्कस किया है, बर्नी, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने उसकी इस थ्योरी को डिस्कस किया है। उसकी उनकी बुक है, बुक का नाम है तारीख फिरोजशाही। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को भी याद रखिए, यानी कि उसने तारीख फिरोजशाही में अपनी जो बलबन की थ्योरी है उसको उसने डिस्कस किया है। तो जो बलबन था उसने वो अपने आप को उसने को अपनी स्थिति मजबूत बनाई थी। देखिए उसने किस किस तरह के स्टेप्स लिए। तो वो क्या कहता था अपने आप को, अफरासियाब का डिसेंडेंट, यानी कि वो अफरासियाब का वंशज है। और उसने, और ये अफरासियाब कौन है, जो फिरदौसी थे। फिरदौसी किससे रिलेटेड है, आप बताइए कमेंट में कि हमने जो पढ़ाया था तो किस किस जो ये कोई कौन सा ये मिडीवल करेक्टर है जिससे फिरदौसी रिलेटेड, या किसकी कोर्ट में वो थे। तो उनके शाहनामा में उन्होंने अफरासियाब का जिसका नाम लिया, तो वो कहते हैं कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ, तो कोई मेरी समानता है कोई बराबरी नहीं कर सकता। और वो प्योरिटी ऑफ ब्लड की बात करता था, यानी रक्त की शुद्धता, क्योंकि ब्लड प्योर होना चाहिए। वो इनफैक्ट वो ये भी कहता है, उसका एक स्टेटमेंट है कि मैं मुझे टोटल सही से याद नहीं आ रहा स्टेटमेंट, वो कहता है कि अगर वो किसी नीच जो कुलीन किसी व्यक्ति को देख लेता है तो उसकी जो नाड़ियां हैं, जो रक्त की जो नाड़ियां हैं, वो पूरा क्रोध से उत्तेजित हो जाती है, कि उसको इतना क्रोध आता है कि वो किसी को देख भी नहीं सकता। और ही इंट्रोड्यूस अ कस्टम नॉन इस्लामिक, उसने नॉन इस्लामिक कस्टम स्टार्ट किए, जैसे सजदा और पैबोस। सजदा और पैबोस, सजदा का मतलब घुटने टेक कर जो शासक है उसके सामने सर झुकाना। और पैबोस मतलब किसिंग द सुल्तान फीट, यानी कि जो सुल्तान है उसके पैरों को चूमना। तो उसने ऐसे ये जो ट्रेडिशन थे वो स्टार्ट किए, जो कि नॉन इस्लामिक यानी पर्शियन ट्रेडिशन थे। और ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको भी याद रखिए कि उसने किसने स्टार्ट किया शहजाद बेबोस, ये पूछ ले कोई तो किसने किए, बलबन ने स्टार्ट किए। और उसके समय में क्या एक फायर फेस्टिवल जिसको क्या कहते हैं, नोरोज, यहाँ हम लिखेंगे, हाँ नोरोज, उसने नोरोज वो फायर फेस्टिवल वो स्टार्ट किया। और उसने अपने जो पौत्र थे, जो पौत्र थे, क्योंकि पुत्रों के समय में तो वो शासक नहीं था, लेकिन पौत्र जो उनको कैसे नाम दिए, ईरानियन नाम दिए, जैसे कैकुबात, कै खुसरो और कै क्यूमर्स। आगे बढ़ते हैं। तो उसने क्या किया, दरबार में शराब, नृत्य एवं संगीत बंद करवा दिया, यानी कि कोई भी दरबार में ये सब नहीं कर सकता। उसके सामने वो उसने खुद भी छोड़ दिया और उसने वो सब एकदम बंद कर दिया। और उसने कहा विशेष रूप से, और एक नया ड्रेस कोड चलाया उसने, और कोई हंसी मजाक नहीं कर सकता, यानी कि एक डेकोरम पूरा मेंटेन किया जाना चाहिए दरबार का, कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। और अगर कोई जाता है तो आप जानते हैं कि वो क्या करेगा, उसको मृत्यु दंड देगा सीधे। बलबन ने उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की, जैसे उसने क्या किए, और क्या, उलेमा, उलेमा को उलेमा ए अखरात और उलेमाए दुनिया में उसने विभाजित किया। और उसमें भी वो क्या कहता है, वो उलेमा अखिरात की वो प्रशंसा करता है। अब जैसे वो जो ये प्योरिटी ऑफ ब्लड की बात कर रहा था, डिसेंट लीनिएज की बात कर रहा था, वंशावली की बात कर रहा था, जैसे उसने आप खुद को अफरासियाब से रिलेट किया, तो वो जितनी भी, अब देखिए उस टाइम में जो भी पोजीशंस है, जो बड़ी पोजीशन है, तो उसने ये पूरा चेक करवाया कि उन पदों पर, किसी भी पद पर दरबार में या कहीं भी, तो कोई भी जो नीच कुल से या जो कोई नहीं बता पा रहा है, वो ऐसा कोई व्यक्ति ना हो। और उसके लिए उसने क्या है, एक एग्जाम्पल अगर देखें तो कमाल माहियार, ये नाम भी पूछ लेता, कमाल माहियार, जो कि उसके समय में क्या था, मुस्तरफ यानी एक क्लर्क था। उसने उसको जब पता चला कि वो एक नीचे कुल से है, तो उसने उसको भी पद से हटा दिया। आप ये नाम याद रखिएगा। तो बलबन तो क्या था, कभी किसी साधारण व्यक्ति से नहीं मिलता था। और ये फक्र भावनी, ये भी एक एग्जाम्पल है। फक्र बाउनी, जो कि क्या थे, दिल्ली का एक बहुत ही प्रसिद्ध वो व्यापारी थे, बहुत अमीर व्यापारी थे। तो वो क्या चाहते हैं, वो उससे मिलना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो जो वहाँ दरबारी होते हैं उनको पैसा देकर वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उससे मिलवा दिया जाए। लेकिन वो क्या करता है, वो उससे मिलने से भी मना कर देता है। वो नहीं मिलता है कि नहीं, कोई कोई सुल्तान से मिलना कोई इतनी आसान बात नहीं है, तो वो उससे नहीं मिलता। तो बलबन बलबन पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने कैसा वो क्या टाइटल दिया, जिल्ले अल्लाह,
ईश्वर की छाया, ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसको भी याद रखिए। उसने ज़िल्ले अल्लाह का उसने टाइटल लिया, और उसने अपने इस उपाधि किस पर, सिक्कों पर अंकित करवाई। तो ये भी आप याद कीजिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, महत्वपूर्ण है कि वो ऐसा पहला शासक था जिसने ज़िल्ले अल्लाह की उपाधि ग्रहण की। आगे भी ऐसे शासक आए जिन्होंने, हम आगे बात करेंगे, जिन्होंने ये उपाधि ग्रहण की, तो आप इसको याद रखिए। तो वो पहला ऐसा शासक था जिसने ज़िल्ले अल्लाह की उपाधि ग्रहण की। बलबन के समय में कौन वजीर था? ख्वाजा हसन बसरी, वो वजीर थे। लेकिन वजीर का महत्व इतना नहीं रहा था, कि वो महत्व बहुत घट गया था उसके टाइम में, क्योंकि सुल्तान का ही पोजीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया, वो उसका पोजीशन इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतना सशक्त शासक है कि उसको किसी, वो अपना पूरा राष्ट्र जो शासन वो चला रहा है वो अपने बल पर चला रहा है। तो उसने क्या किया, ख्वाजा हसन बसरी उस टाइम में क्या, कोई ज़्यादा महत्व, मतलब वो वजीर था कोई वो, लेकिन वो पद इतना महत्वपूर्ण नहीं था। और ये भी पूछता है, यहाँ भी देखिए, कोतवाल फखरुद्दीन, यानी दिल्ली का जो कोतवाल था वो कौन था? फखरुद्दीन। ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है आगे भी, जब उसकी मृत्यु के बाद भी इनका जो, मतलब जो डिसेंडेंट, यानी कि जो सक्सेसर आते हैं, जो शासन बनता है, तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये सवाल भी पूछा था कि दिल्ली का कोतवाल बलबन के समय में कौन था? तो कौन थे? फखरुद्दीन। और दिल्ली का ऐसा था जिसने अपनी क्या, वसीयत, यानी वसैया उसे बोलते हैं, वसीयत उसने अपनी बनाई थी, और उसको किसने संकलित किया है? बर्नी ने। उसकी वसीयत को बर्नी ने संकलित किया, तो आप ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अब बलबन अपना पूरा, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो कर सकता था, स्थिति अपनी मजबूत बनाने के लिए, वो सब वो काम कर रहा था। तो अब उसको पता था, अब आप जानते हैं इल्तुतमिश के समय से, इल्तुतमिश के बाद, उसकी मृत्यु के बाद, कि चालीसा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा था, किस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र कर एक शासक के बाद दूसरे शासक को हटाया। तो जो इसके समय में ये क्या करता है कि अब उसको पता है कि जो उसने किया है उस पद पे रहते हुए, कोई उसके साथ वो कर सकता है। तो उसने अपनी स्थिति मजबूत की, और उसने क्या किया, एक एक करके सारे चालीसा के जितने भी मेंबर्स थे उनको, मतलब बहुत उनको बर्बरता के साथ उनको क्रश कर दिया। हिंदी में देख लेते हैं। तो उसने प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उनको एकदम उनका दमन किया बहुत क्रूर तरीके से। और उसने क्या कर, ये सवाल पूछा जाता है, जब ये पूछा जाता है कि चालीसा का गठन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। और चालीसा को खत्म किसने किया, तो वो कौन है? बलबन। वो दमन किसने किया? वो बलबन ने किया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप ये भी याद रखिएगा कि चालीसा का दमन किसने किया, तो वो बलबन ने किया। और वो भी कैसे, उसने कभी, उसने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा, कोई छोटी बात हुई उसने उनको उनको पूरे एक बहुत ही ज़्यादा कड़ी सजा दी। तो ऐसे एक नाम आता है जो कहाँ के, बदायूं के गवर्नर थे, क्या नाम था उनका? मलिक बकबक। तो उसको पता चलता है कि उस जो मलिक बकबक है, उसने अपने किसी सेवक के साथ, अपने किसी जो स्लेव है उसके साथ बहुत, उसको बहुत बेरहमी से उसको मारा है, और वो मरवा दिया है। तो वो क्या करता है कि इसको सजा देता है, और बहुत कोड़ों से पिटवाता है उसको, मतलब इतनी बुरी सजा देता है। अब उसका क्या, कोड़ों से पिटवाता है। अब देखिए, जो एक मलिक है, पूरा अमीर है, अगर कुछ उसके साथ ऐसा सलूक किया जाए तो क्या ही उसकी प्रतिष्ठा रह जाएगी। तो उसने ऐसे ही उसको मतलब उसको पिटवाया, और उसकी प्रतिष्ठा पे उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और अगर ऐसे ही एक और जो मलिक, अगर एक और अमीर की बात करें, तो अवध में जो थे वो कहते हैं हैवात खां, तो उसको भी उसने 500 कोड़े लगवाए। और बंगाल में एक तुगरिल, जो ये पूछा जाता है, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है कि किसके समय में तुगरिल का विद्रोह हुआ था, तो बलबन के समय में हुआ था। और बलबन ने उसको भी, तुगरिल जो था वो बलबन का ही एक स्लेव था, उसी का एक दास था। और जब उसको पता चलता है कि वो बंगाल में उसने, हम वैसे आगे इसके बारे में बात करेंगे, जब उसे पता चलता है कि बंगाल में उसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया है, तो उसको भी वो पराजित करता है। और उसको बहुत क्रूर तरीके से उसका विद्रोह का दमन करता है। और जहाँ इसको जो, मतलब दबाने के लिए जब विद्रोह किया, तो इसने किसको भेजा था? अवध के शासक अमीन खां को। ये अमीन खां उनका टाइटल है। तो इनका नाम है एतकीन मुए दराज, इनका असली नाम था एतकीन मुए दराज, हम लिख देते हैं एतकीन मुए दराज। तो उसने क्या किया, जब ये गए और वहां से हार कर वापस आए, तो उसने स्वीकार नहीं किया, हार स्वीकार नहीं की उसने, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तो उसने उसको मरवा दिया, और मरवा कर कहाँ लटकवा दिया? अयोध्या के फाटक पर लटकवा दिया। तो बर्नी जो है, बर्नी, क्योंकि उसने इतने क्रूर तरीके से ऐसे ही सभी उसने अपने अमीरों का दमन किया, तो बर्नी उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं उसको खुफिया कातिल कहते हैं, क्योंकि वो अपने अमीर की कुछ गुपचुप, यानी उसने गुपचुप ही कहे या कुछ ऐसे प्रकट रूप से उसने हत्याएं करवाई और उसको उनका पूरा दमन किया, तो बर्नी उनको क्या कहते हैं? खुफिया कातिल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
बलबन के समय में और कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं, जैसे कि उसके समय में उसने जो जागीरें थी उसने जागीरों की जांच करवाई, कि उसने जांच करवाई। और जो भी अयोग्य सैनिक थे, जैसे कि बहुत से ऐसे सैनिक थे जो कि काबिल नहीं थे, या तो अयोग्य किस तरीके से बोले जाए तो बहुत बूढ़े हो गए थे, या उनकी जगह पर कोई और वो कर रहा था, तो उसने उनकी पूरी मतलब उसने पूरा उनको चेक किया। और जो भी ऐसे उसने लोग किए उनको उन्होंने उस पदों से हटा दिया, और जो अयोग्य थे उनको पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया। उसने उक्ताओं को पुनर्निर्माण का आदेश दिया। और उसने जो भी उसने कहा कि जैसा भी जितना भी रिवेन्यू वहां से आ रहा है, उसको उसको इकता से कहाँ सीधे कहाँ भेजा जाए, सुल्तान के कोषागार में भेजा जाए। और अगर बात करें तो ये बातें, क्योंकि बलबन इतनी मजबूत स्थिति में था, तो ये पूर्ण भी हुई कि ऐसा नहीं, क्योंकि पता है कि अगर उसके खिलाफ कोई भी कोई एक्शन लेगा, या जो भी उसके आदेश हैं उनको नहीं माना जाएगा, तो उनके पास उनके खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। तो बलबन ने 1279 में, यानी 1269 में, सॉरी 79 में, उसने ख्वाजा नामक एक अधिकारी थे, उनको नियुक्त किया। किसके लिए? इक़्तिदार पर नियंत्रण रखने के लिए उसने उनको नियुक्त किया, जो कि आय का पूरा आकलन करता था और उसका रिकॉर्ड रखता था। बल उसकी अगर बातें देखें, हाँ, तो स्थानांतरण जो होता था, यानी कि ट्रांसफ़र जो कर देते थे, तो उसने ये चीज़ पर रोक लगा दी कि इक्ताओं को कोई ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है अपने उत्तराधिकारियों को। आगे देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि बलबन के समय में क्या, उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया, दीवाने बरीद जिसको कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि किसके समय में दीवाने बरीद यानी गुप्तचर विभाग का गठन किया हुआ, तो वो किसके समय में हुआ? बलबन के समय में। अब देखिए क्यों ज़रूरी है, जब आप शासक हैं, तो अब और क्योंकि उसका तो पूरा काम उसी लिए था, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना और ऐसा शासन करना। तो अगर आप शासक हैं तो आपको अपने पूरे जितना भी आपका राज्य है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? गुप्तचर चाहिए, ताकि आपको सब अपने हर जगह की खबर पता हो। तो उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया और उस पर पूरे सभी जगह की उसको खबर रखी। तो और उसके जो अमीर थे उनको इतना भय रहता था कि, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम कुछ किए तो उसको कहीं से अगर पता चला तो वो फिर हमको छोड़ेगा नहीं। और उसने पहली बार ये देखिए अब यहाँ लिखा है कि प्रथम बार उसने गुप्तचर विभाग का गठन किया। उसने एक और किसी विभाग को बनाया, दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग। ये भी याद रखिएगा कि क्या क्या कहते हैं इसको, दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग। तो उसने सैन्य विभाग का भी गठन किया उसके समय में। और उसने किसको? इमाद उल मुल्क जो अहमद अयाज, उनको क्या सेनाध्यक्ष मतलब सेनाध्यक्ष बनाया। और 1279 में उसने क्या किया? तुगरिल खां, देखिए वो जो तुगरिल खां की हम बात कर रहे थे, वो कब विद्रोह किया है? 1279 में उसने उसका विद्रोह हुआ, और उसने उसको विद्रोह को दबाया। और तुगरिल खान ने उस समय में क्या किया? मुगुसुद्दीन की उपाधि ग्रहण की बंगाल में, और उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के चलवाए। और जब ये बात बाद में बलबन को पता चली, तो वो वहाँ से चलता है, उसकी तरफ मूव करता है, बंगाल आता है और उसको मारता है। और जो भी उसके साथी थे, जितने भी उसके साथी थे, उनके साथ उसने इतना ऐसा बर्ताव किया कि कोई आगे कोई उसके अगर खिलाफ खड़ा हो तो कोई उसका साथ भी ना दे पाए। तो उसने क्या किया, जब वो वहाँ पे वापस आता है और पूछता है कि कौन कौन उससे संबंधित थे, किस किसने सहायता की, जो भी संबंधित था उनको उनको क्या कहते हैं, उसने एक लिखते हैं, सामी लिखते हैं, केनी जामी की बुक में भी आप ये देख सकते हैं। वो कहते हैं कि उसने तख्ते लगवाए, उन पर उन लोगों को खड़ा करवाया, और उनको उनमें कीलें ठुकवाई, इतना उसने बर्बरता दिखाई, कीलें ठुकवाई, और उनसे उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया, इतनी बर्बरता दिखाई। फिर वो कोतवाल फखरुद्दीन वो ही उससे याचना करते हैं कि आप इतना मतलब इतना क्रोध ना कीजिए, इतना क्रोध करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, कहा कि इतना आप क्रोध ना करें, कृपया शांत हो जाए। और उस समय वो बलबन बुगरा खान से जब वो वहाँ जाता है, तो बुगरा खान से फिर एक बात कहता है कि बुगरा खान देखो, तुमने देखा कि अगर सल्तनत जो दिल्ली दिल्ली के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करेगा तो उसके साथ यही होगा। ये एक वजह भी थी जिस वजह से बुगरा खान बहुत ज़्यादा मतलब भयभीत था। वो फिर जब बलबन के बाद वो वापस भी नहीं आता, वो उसको क्योंकि वो वहाँ बंगाल में छुड़ा है, तो वो वहीं रहता है फिर उसके बाद। तो आगे बढ़ते हैं। बलबन क्या था? अब बलबन ने उसके समय मंगोल बलबन ने क्या किया? देखिए अगर इस समय में देखें, जो स्लेव डायनेस्टी के पूरे टाइम में, तो हम देखेंगे कि कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है।
क्योंकि एक्सपेंशन का टाइम ही नहीं है। और बलबन के टाइम में तो उसने पूरा टाइम उसका अपना क्या था, कंसोलिडेशन था। उसने अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत किया, कंसोलिडेशन का पूरा पीरियड है, कोई एक्सपेंशन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो बलबन है वो जानता है कि जो स्थिति है उस हिसाब से उसे कंसोलिडेट कर देते, उसने तो जितना उसका एम्पायर है उसको उसने कंसोलिडेट किया। तो और जो सीमांत जो है, जो फ्रंटियर जो भी रीजन है, तो उनमें उसने क्या किया, उनको दो भागों में विभाजित किया, जिसमें क्या सुनम, समाना और उच, वो जो प्रांत थे उसने किसको, अपने छोटे पुत्र बुगरा खान को दिए। और मुल्तान और सिंध वो किसको दिए, अपने बड़े पुत्र मोहम्मद खां को दे दिए। और जो ये मोहम्मद खान है, जो उनके उसके बड़े पुत्र थे, और जो बलबन का उस पर बहुत स्नेह था, और वो उसको वो बहुत काबिल था भी, और वो उसको वो जानता था, और वही उसने उसका उत्तराधिकारी था। लेकिन होता क्या है, 1286 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे, वो लड़ते लड़ते मंगोलों के जब आक्रमण होता है वो मारा जाता है। और उसने उसको क्या उपाधि दी, शहीद की उपाधि दी उस समय में। इसके बाद फिर बहुत दुखी होता है, और वो एकांत में रोता भी है, क्योंकि और इसके बाद फिर डिक्लाइन देखने को मिलता है कि फिर वो बहुत बूढ़ा तो वो था ही, जब वो सत्ता में आया वो काफ़ी एज्ड हो गया था, आप अगर देखेंगे तो। फिर उसके बाद फिर वो मतलब कमज़ोर होता चला गया, कमज़ोर, उसकी स्थिति कमज़ोर नहीं, मतलब फिर वो इतना महत्वपूर्ण उसका वो नहीं रहा, उसकी स्थिति गिरती चली गई। आगे देखते हैं। तो इस समय में एक तो ये चीज़ थी कि उसको अपना स्थिति मजबूत बनाना था, पावर उसको ध्यान था, जिससे उसने अपना किंगशिप का थ्योरी दी। एक तो दूसरी बात थी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, यानी कानून और व्यवस्था। जितने भी इल्तुतमिश के बाद उसके सक्सेसर हुए, उनके समय में अगर देखेंगे, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली थे ही नहीं, तो उस समय में इतना ज़्यादा कानून और मतलब अव्यवस्था हो गई, इतना ज़्यादा क्राइम्स होने लगे थे, इतनी वो सब चीज़ें हो गई। तो ये चार जो जगह थी यहाँ पे मेनली जहाँ प्रॉब्लम थी, वो क्या था, जो दिल्ली के उपनगर दोआब में जो मार्ग था वो भी विशेष रूप से कहाँ, जो अवध के लिए था। और कटेहर, कटेहर में दिल्ली में जो मेवाती थे दोआब वगैरह वहाँ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इतना बह कर रखा था इन लोगों ने, कि अगर दिल्ली की अगर बात करें, तो कोई लोग कहते हैं कि दोपहर के समय में भी जो नमाज होती थी उसके बाद फिर कोई सब लोग अपने दरवाजे बंद करके घरों में रहते थे, कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता था, क्योंकि इतनी लूटपाट मचाते थे कि एकदम दिन दहाड़े, यानी कि दिन के समय में वो आकर बहुत मारकाट करते थे। तो स्थिति एकदम बिगड़ गई थी। तो इसके लिए उसने क्या किया वो हम आगे देखते हैं, इस सबसे उसने कैसे डील किया। तो उसने जो स्टेबलाइज सिचुएशन को स्टेबलाइज करने के लिए उसने क्या क्या उसने स्टेप्स लिए। तो उसने क्या किया, उसने दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो मेवाती थे, जो लुटेरे थे, उनका दमन कैसे किया, उसने पूरे जंगलों को कटवा दिया, क्योंकि जंगल थे, जंगल उनको क्या दे रहे थे, एक तरीके से उनके लिए मजबूत स्ट्रेंथ दे रहे थे। तो उसने उनको कटवा दिया, और वहाँ क्या गोपाल बगरी का एक किला बनवाया, और जिसमें उसने क्या अफ़गानों को क्या बोलते हैं, अफ़गानों को उसने वहाँ पर रखा, और उनको वहाँ पे क्या फ्री, हाँ, पूरे फ्री ऑफ, जो टैक्स से फ्री करके वो एरिया टैक्स फ्री कर दिया। और वहाँ उसने इनको अफ़गानों को रखा, ताकि और एक दुर्ग बनवाए, ताकि वहाँ जो मेवाती हो उन पर नियंत्रण किया जा सके। फिर बात करें, उसने दिल्ली के चारों ओर 4 कोनों पर किले बनवाए, कहाँ, भोजपुर, पटियाली, कंपिल और जलाली, यहाँ उसने सब वहाँ पर उसने दुर्ग बनवाए। और कटेहर में, जो कटेहर का जो रोहिलखंड का बात था, वहाँ उसने इतना क्रूरता दिखाया, इतनी बर्बरता उसने दिखाई विद्रोह को दबाने के लिए, ताकि कोई फिर ना उठे, विद्रोह करे। उसने कहते हैं कि 9 वर्ष से जितने भी अधिक की आयु वाले पुरुष थे, सबकी हत्या करवाने का आदेश दे दिया। और एक और महत्वपूर्ण बात, कि नासुद्दीन महमूद के समय में एक विद्रोह जो हुआ था, दलखी मलकी का विद्रोह, ये भी पूछ लेता है। तो उसने क्या किया, उसका भी दमन बलबन ने ही उसके समय में किया था। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसके समय में आमिर खुसरो और हसन दहलवी, ये महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। जो तो उनका जो साहित्यिक जीवन था, उन्होंने तभी शुरू किया, जो शहजादा मोहम्मद था, जो कि मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया। वो एक बहुत ही टैलेंटेड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लिटरेचर, जो उसको कहते हैं कि बहुत सारे लिटरेरी वो था, उन सब का वो महत्व जानता था, उनका महत्व जानता था, और वो उनको पेट्रोनाइज करते थे। तो उसके समय में अमीर खुसरो और अमीर दहलवी भी अपना उन्होंने साहित्यिक जीवन उनमें उसी समय में शुरू किया था। दहलवी कौन थे, बहुत ही बड़े गजल लेखक थे, और उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, भारत का साथी। ये भी
पूछ लेता है, बार-बार प्रश्न बन जाता है कि भारत का सादी किसे कहा जाता है? तो कौन? अमीर हसन दहलवी को। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि फिर उत्तराधिकारी की बात आती है। तो उसने क्या किया था, वो चाहता तो खैर था कि मोहम्मद को वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन वो उसको उत्तराधिकारी नहीं बना पाया क्योंकि वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर बचा उसका दूसरा पुत्र, जो छोटा पुत्र था बुगरा खान। अब वो बंगाल में शासन कर रहा था और वो बंगाल से वापस नहीं आता है, वो वहीं खुश रहा, मतलब वहीं वो संतुष्ट रहा और वो बंगाल में उसने राज्य किया, वो वहाँ से वापस नहीं आया। तो फिर अगर उत्तराधिकारी की बात आए तो अपने पुत्र पुत्र को कैखुसरो को वो अपना कैखुसरो को वो अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता, जो किसका? मोहम्मद का पुत्र था। लेकिन जो उसकी मृत्यु के बाद जो फखरुद्दीन है, कोतवाल फखरुद्दीन, और जो बाकी अमीर होते हैं वो क्या करते हैं, कैकुबात को वो बना देते हैं, जो बुगरा खान का पुत्र है उसको उत्तराधिकारी बना देते हैं। अब कैकुबात जब बलबन के समय, क्योंकि बलबन इतना सख्त नियंत्रण रखता था अपने पुत्रों पे, कहाँ इतनी सारी, क्योंकि उसने रूल्स और वो बना रखे थे, तो उस समय में तो उन लोगों को कोई ऐसा उनके पास कोई ऐसी मतलब व्यवस्था नहीं थी कि वो उसको उसको विद्रोह, मतलब उसके खिलाफ कुछ कर सके। तो उसका काफ़ी नियंत्रण। तो अब बलपन की मृत्यु के बाद उसे पूरा स्वतंत्रता मिल गई, और उतनी स्वतंत्रता जब उसने किसी ने देखी नहीं। तो कहते हैं ना कि जब किसी को एकदम से कुछ मिल जाता है तो वो समझ नहीं पाते और वो मतलब कुछ भी करते हैं। तो उसी तरीके से वो एक काबिल तो वो शासक नहीं बन पाया, वो बहुत ही आलसी था और सब विलासिता में वो सब वो लग गया। और होता क्या है कि फिर बाद में इसको लखवा मार जाता है, और फिर उसके बाद उसके पुत्र शमशुद्दीन क्यूमर्स को वो क्या बोलते हैं, गद्दी पर बिठा देते हैं। और अगर बात करें इससे भी पहले ही, अगर बात करें तो जो कैबुकुबाद जब रूल कर रहा था तो असली पावर कौन चला रहा था? फिर से कोई एक अमीर, क्या? दादवेक निजामुद्दीन, जो कि किसके, जो कोतवाल फखरुद्दीन है उसके वो मतलब उसके सन इन लॉ थे। तो वो उस समय में वो अ, उसके समय में पूरी सत्ता वो संभाल रहा था। और क्योंकि पावर वही पूरा सब देख रहा था, वही पूरा पावर चला रहा था, तो वो क्या करते हैं, इसी बात का जो फ़ायदा उठाकर ये ही कैखुसरो की हत्या करवा देते हैं। उसको गद्दी पर नहीं बैठने देता और वो कैखुसरो की हत्या करवा देता है। कहाँ हत्या करवाता है? मंडोली में उसकी हत्या करवा देता है। और कैकुबाद जो जब उसको, क्योंकि लकवा मार गया था, तो ये क्या होता है, इसको जो एक तरकीश नाम का एक व्यक्ति होता है, जो बदला लेना चाहता है कैकुबाद से, क्योंकि उसने कैकुबाद के आदेश से उसके पिता को मरवा दिया गया था। तो ये क्या करता है, इसको यमुना नदी में फेंक देता है और उसकी ऐसे मृत्यु हो जाती है। और फिर उसकी शमशुद्दीन कैमर, जो कि नाबालिग था, वो बड़ा नहीं था, वो कुछ बहुत छोटा था, कुछ 6-7 साल का, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो वो बहुत काफ़ी छोटा था, तो वो शासन में था। और अमीर ही उस टाइम पे नाम आते हैं एतमार सूरखा और एतमार कचन, वो उस टाइम पर शासन चला रहे थे। तो अगर बात करें और हम ये बताएं आपको, बुगरा खां जो कि उसका छोटा पुत्र था, वो कहाँ की सूबेदारी से खुश रहा, वो उसको संतुष्ट था कि वो बंगाल में है और बंगाल की सूबेदारी से वो खुश भी रहा। इसमें हम और भी बात कर सकते हैं, जैसे जब कैकुबाद रूल कर रहा था और निज़ामुद्दीन का इतना इतना इफेक्ट था, तो एक बारी बुगरा खां एक बारी मिलने के लिए आते हैं उससे और उसको सचेत करते हैं। और उसी जब आके सचेत करते हैं कि आप बुगरा खां से कि ये कि इससे सचेत रहो, और वो आते हैं और इसको कैकुबाद को सलाह देते हैं। उसके बाद फिर वो बाद में दादवेक निज़ामुद्दीन की वो हत्या करवा देता है। खैर ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो कैकुमर्स था, और कैकुमर्स के समय में फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वो क्या करते हैं, वो आर्य ममालिक थे। और ये ही इस के समय में कैकुबाद और कैमूर्स की हत्या के बाद गुलाम वंश को समाप्त करते हैं, और खिलजी क्रांति की होती है। और क्रांति क्यों कहा गया है, क्योंकि कहाँ एक कुलीन वर्ग शासन कर रहा था और कहाँ प्योरिटी उपलब्ध, ये सब की बातें होती है। और इसके बाद एक कोई एक मतलब एक कॉमन रूल कहते हैं, रूल आता है
कुलीन वक्त की सत्ता ख़त्म होती है, इससे उसको खुलजी क्रांति कहते हैं। बाकी हम उसको अगले लेक्चर में जब ये खिलजियों के बारे में बात करेंगे तो हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे। तो जलालुद्दीन खिलजी इसको मारते हैं और फिर ये सत्ता में आते हैं, और ये कौन खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। अगले लेक्चर में हम खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे और उसको देखेंगे, और डिटेल में हम खिलजी क्रांति के बारे में भी जानेंगे। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने बलबन और बलबन के जो भी उत्तराधिकारी थे उनकी बात की। और ये लेक्चर आप मतलब जो भी हम पॉइंट्स बताए हैं आप उन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बलबन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो भी आपको कुछ कोई अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगे या कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कीजिए। इनफैक्ट सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं है, कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया या कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी गलत नहीं समझ आया, वो सब आप बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।